द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसकी चौथी कविता है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, उपेंद्र नाथ आशक। प्रिय विद्यार्थी, आशा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित ये अंक आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है। अंत इस पाठ को पढ़कर आप निम्नलिखित कर सकेंगे। लेखन की साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे। एक ही के प्रमुख विचारणीय बिंदुओं को लेख कर सकेंगे। अनुच्छेद के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिख सकेंगे। सूक्ति परक वाक्यों का आशय लिख सकेंगे। एक ही पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। एक ही की भाषा संरचना की विशेषता लिख सकेंगे। इसमें दे रखा है इंट्रो में। लेखक परिचय। उपेंद्र नाथ आशक का जन्म 14 सितंबर सन 1910 ईस्वी को एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए और फिर लॉ उत्तीर्ण करने के साथ साथ साहित्य और पत्रिका में रुचि दिखलाई। 1936 के इस पश्चात आशक के जीवन में अद्भुत मोड़ आया। यही से उनका साहित्यिक व्यक्तित्व वास्तव में उभरा। आरंभ में वह उर्दू में लिखा करते थे, किंतु सन 1935 से उन्हें हिंदी में भी लिखना आरंभ कर दिया था। इसी वर्ष आकाशवाणी के लिए नियुक्त हुए। सन 1945 ईस्वी में बम्बई में फिल्मों के लेखन लिखने लगे। बचपन से ही उन्हें अध्यापक, लेखन कार्य, वकील, अभिनेता, दर्शक बनने का शौक था। सन 1936 से पूर्व की अपनी रचनाओं को उपेंद्र नाथ आशक के आदर्शोन्मुखी और कल्पना भरी बताया है। उसके पश्चात वह जीवन के सुख दुख में अर्थात भरे वातावरण की अनुभूति और सृष्टि करने लगे। उन्होंने साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा में लिखा है, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, लेखन, स्मरण, आलोचना, कविता, नाटक, एकांकी आदि। इनकी दृष्टि अत्यंत पैनी, सूक्ष्म, अन्वेषण और विश्लेषण से संपन्न है। अर्थात को आत्मसात करके आधुनिक युग की मनोवैज्ञानिक पकड़ को उन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। इनका साहित्य परिणाम की दृष्टि से अत्यधिक और विविधतापूर्ण और आशक की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। नाटक जय पराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1938, छठा बेटा 1940, कैद उड़ान दोनों 1936-45, पतरे 1952, अलग अलग रास्ते, आदर्श और यथार्थ 1954, अंधोदादी 1953-54, भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1966 आदि। एकाकी संग्रह देवताओं की छाया में चरवाहे, पक्का गन्ना, आंधी, गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, नए रंग, एकाकी सास को जुखाम है आदि। उपमा से सितारों के खेल, गिरते दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर आदि। कविता दीप जलेगा, चांदनी रात और अजगर बरगद की बेटी आदि। उनके अतिरिक्त मठो तेरा दुश्मन, स्मरण, ज़्यादा अपनी कम पराई, रेखा और चित्रण, निबंध, पत्र और विचार ग्रंथ और सज साज हित, एक्सलेसी, अनुवाद आदि अन्य ग्रंथ है। उपेंद्र आशक को मुख्य उपन्यास, नाटक, एकाकी कार के रूप में जाना जाता है। कलागत विशेषताएं। एकाकी नाटक के क्षेत्र में आशक को पर्याप्त सफलता मिली। उनकी दृष्टि सामाजिक यथार्थ को पहचानने और उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति के सिद्धांतस्थ है। नाट्य कला में जौहरी की परखी और शिल्पी का संयम अपेक्षित है। हास्य के नाट्य साहित्य में विशेषता विद्यमान है, क्योंकि वह रंगमंच से भी सीधे जुड़े रहे। रंगमंच बारीकियों और अपेक्षाओं का उन्हें पैक्ष्ट ज्ञान था। कथा वस्तु का चुनाव और गठन, पात्रों की मनोवैज्ञानिक उपस्थिति और उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण आशक की रचनाओं को सफलता प्रदान करता है। उनके एकियों के विषय में हिंदी के प्रसिद्ध जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, आशक की साहित्य शैली रोमनी परिपट्टी के अक्षर में नहीं है। वह कहीं अधिक आधुनिक, कहीं अधिक प्रत्यक्ष, अनुकूल और सच्चे मायनों में आशक एक ब्रॉड यथावादी कलाकार है। और इस उनके प्रश्न एकाकी इतने सूक्ष्म अस्त्र और मणिक है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ नामक एकाकी संग्रह, पृष्ठ 14-15। आशक ने सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, व्यंग्यात्मक, संकेतक, प्रोत्साहन और एक
एकियो की रचना की है। उन्होंने एकाकी की प्रसिद्ध शैली के अपनाया है जिसमें भारतीय मनोभाव को व्यक्त किया गया है। भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार है। व्यक्त और द्वार गहरी चोट लगने में भी वह कुशल है। सारांश यानी इसकी समरी। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एक हास्य और व्यंग प्रधान एकाकी है। उसके कथनात्मक की शुरुआत एक एकाकी क्लब के मालिक भगत और चिड़चिड़ाहट पूर्ण संवाद से होती है जो एकाकी के प्रदर्शन के लिए मुक्त के पास बांटने के सख्त खिलाफ है। इसी कारण कुछ अभिनेता उससे नाराज भी रहते हैं। बलवीर नाम एक अभिनेता जो प्रदर्शन के समय बीमार पड़ गया है, उससे पूरी एकाकी की बनावट पर अक्सर पड़ा है। वह एकाकी के निर्देशन दयाराम से सलाह करके बलवीर की भूमिका को हरि नामक अभिनेता को देने पर राजी हो जाते हैं। हरि की भूमिका महाभारत के पात्र भीष्म की थी। इसे एक मोटे शरीर वाले चुन्नीलाल को दे दिया जाता है। इस तरह एक साथ अनेक पात्रों को भूमिकाओं में बदलाव कर दिया जाता है। जब प्रदर्शन का समय आता है तब उस पात्र बहुत घबराए हुए होते हैं। थिएटर में दर्शक बार बार सीटी बजाकर पर्दा उठाने के लिए शोर मचाते हैं। किसी तरह एकाकी के प्रदर्शन आरंभ होता है। भीम की भूमिका वाले सेठ चुन्नीलाल को किसी तरह जबरदस्ती मंच पर धकेल दिया जाता है। वह भीम का संवाद बोलते भूल जाने के कारण बार बार उसी वाक्य को दोहराता है। पीछे से प्रोजेक्टर द्वारा संकेत देने पर आगे बढ़ता है, फिर भूल जाता है। दर्शक उसे हुट करते हैं। घबरा कर निर्देशन दयाराम पर्दा गिराने को कहता है। वह दर्शकों के बिगड़े हुए मूड को संभालने के लिए मिथिला घोष नामक नर्तकी को ढूंढता है। वह नहीं मिल पाती। उसकी अनुपस्थिति में फई मचियो को बुलाया जाता है और दूसरे राजपूतनी नामक एक एकाकी की तैयारी कर ली जाती है। वह मंच पर खड़ा होकर दर्शकों की माफ़ी मांगता है और उन्हें शांत करने के लिए अनुरोध करके दूसरे नाटक की घोषणा कर देता है। उसके बाद पर्दा उठाया जाता है। इस नाटक में एक महारानी क्रोध से आग बबूला होकर अपनी दासी को फटकारती है। दासी उसे मालती नामक दूसरी दासी के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करती रहती है। उसके बाद महाराज अपने चौबदार सेवक को पुकारते हैं। वह मंच पर प्रवेश करके कुछ संवाद बोलने लगता है। महाराज के गुस्सा हो जाने पर वह भूल जाता है कि वह तो सेवक की भूमिका कर रहा है और उल्टे महाराज को ही धमकी देने लगता है कि मुझसे गुस्सा किया तो बहुत बुरा होगा। इस गड़बड़ पर दर्शकों में हंसी, शोर और हड़कंप मच जाता है। दयाराम और मालिक भगत तुरंत पर्दा गिराओ का आदेश देते हैं। यही एकाकी समाप्त हो जाता है। इस नाटककार उपेंद्र दास ने इसके द्वारा कलाकार क्लब की दुनिया की असलियत को प्रस्तुत किया है। प्रमुख विचारणीय बिंदु प्रतिपाद। ये एकाकी एक प्रयाग कलाकार समिति नाम से नाटक क्लब के बहाने से मचे अचौर शौकिया या अव्यावसायिक नाटक मंडलियों की हीन दशा को प्रस्तुत करता है। लेखक का कड़वा अनुभव है कि एकाकी रूप में उभर कर आया है। इसके माध्यम से कलाकारों की दयनीय दशा के साथ साथ थिएटर मालिकों की मजदूरी और खस्ता हालत पर व्यंग किया गया है। उन्हें भी किसी भी कला के प्रदर्शन के लिए उनके अनेक प्रकार के चाहे अनचाहे समझौते करने पड़ते हैं। ये एकाकी कंपनी मालिकों के अहंकार के कलाकारों के सहज असहज इच्छा के संघर्ष की कथा भी कहता है। भगवत की मजदूरी मुक्त के पास भटककर प्रदर्शन को चौपट होने के मचाने की ओर बलवीर मुदुर्रा घोष और अफमचियों की भूमिका करने वाले पात्रों की मुक्त पास वाली इच्छा पूरी न होने पर प्रदर्शन के समय मालिक को नीचा दिखाने से भी न चूकने की कथा कहती है। कलाकारों और थिएटर मालिकों के बीच के अंतर्विरोध और
खोखले संबंधों का संकेत भी एकाकी से मिलता है। ऐसा लगता है कि कला की पूजा करने वाले ये लोग प्रकार कला को मनचाहे भाव के बेचने का पीड़ा उठाते हैं। स्थिति को संभालने की कोशिश करने वाले दयाराम जैसे गंभीर निर्देशकों के अथक प्रयास भी ठीक समय पर बेकार सिद्ध किए गए जाते हैं। इस सच्चाई को भी एकाकी पूरी तरह वर्णित करता है। इस एकाकी का लक्ष्य केवल हंसी और मनोरंजन पैदा करना नहीं, बल्कि यह कला जगत के लिए बहुत गंभीर और सतर्क प्रश्न भी खड़े करता है। जब जब हमें ऐसी खुदखुदाहट दिखलाई पड़ती है, तब अचानक उपस्थिति होने वाली समस्याओं से उत्पन्न तनाव की आँच के पाठक और दर्शक को महसूस होती है। इसके द्वारा आसक जी ये संकेत भी देना चाहते हैं कि किसी भी कला को टाल मटोल के दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। नाटक या एकाकी खेलने के लिए केवल संवादों को याद भर कर लेने से काम नहीं बनता, अपितु अभिनेता और अभिनेत्री को उस पात्र की भूमिका को गंभीरता से पूरे हाव भाव के साथ आत्मसात करके प्रदर्शित करना होता है। जब जब किसी कलाकार ने कला के साथ गंभीरता का तनाव किया, तब समाज ने उसे नकारने की कोशिश की है। अंत कला केवल तत्कालीन मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि गहरी संवेदनाशीलता का सजीव प्रतिरूप होती है। अंत ये कहना चाहता है कि आसिफ जी को मौका परस्त अवसरवादी ताकतों और अदालतों का पर्दाफाश करने के लिए इस एकाकी की रचना की। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।